हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी वंस अगेन। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर। और आज हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा हमारा चैनल, और अगर नहीं देखा है तो पावर शेयरिंग पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसका एक सिविक्स का एक अलग तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां आप लोगों को पूरा एक तरीके से पूरा वीडियो मिल जाएगा। जो भी अपलोड होगा वो अलग अलग एक प्लेलिस्ट बनता चला जाएगा, ठीक है। और 2024 जो मिशन हम लोगों ने स्टार्ट करा था, तो ये अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आखिरकार कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं और किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी हमारा एक इंक्रीज करा है, जो भी जीडीपी वगैरह या भी हमारे देश का ग्रोथ कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो सब सारा हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश ने डेवलप करी। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपरली इस वाले पार्ट में, क्योंकि आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद एक और पार्ट आएगा पार्ट 2, ठीक है। तो उस पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर का एक फिनिशिंग लाइन लिखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्टिंग है, तो इसमें हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, और एक टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और एक टर्सरी, TERTIARY, ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स को किस तरीके से हमारे देश में, जो इंडिया का है, वो इंडिया में इन तीनों सेक्टर्स का इम्पैक्ट कैसे रहा और कैसे डेवलप किया धीरे धीरे। जैसे हमारा जो कंट्री का या कंट्री आज़ाद हुआ उसके बाद कैसे लेके चला, या कंट्री उसके पहले कैसा कंडीशन था, उन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमारा देश डेवलप हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए हम लोग पहले स्लाइड से, ठीक है। तो पहले स्लाइड में आप देख पा रहे हैं क्या है हमारे पहले स्लाइड में, हमारे साथ पहले स्लाइड में है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, हमारे पास है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी होता है, कितना, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या कोई भी इकोनॉमी का जनरली जो होता है वो 3 सेक्टर पर काम करता है। अगर ये तीनों सेक्टर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब वो कंट्री बहुत अच्छे तरीके से लेकर अपने इकोनॉमी को चल रहा है। तो यहाँ प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात किया गया, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात किया गया, और टर्सरी सेक्टर के बारे में बात किया। टर्सरी सेक्टर हम लोग इसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम सर्विस सेक्टर आता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या फिर बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको अभी स्काइनॉमिक्स एकेडमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप लोग वहां से जाकर आप लोग मजा उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बात हुआ है, प्राइमरी सेक्टर। देखो जनरली जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को निकाला जाता है जमीन के अंदर से, या जमीन के ऊपर उगाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ प्रोडक्शन होता है, जो भी रॉ मटेरियल का, उसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर हो रहा है। मतलब जो जमीनों के अंदर से निकाला जाता है, जैसे फॉरेस्ट्री किया जा रहा है, जंगल लगाया जा रहा है, पेड़ पौधा लगाया जा रहा है, फिशरीज किया जा रहा है, मछली निकाला जा रहा है, क्योंकि ये सब सारा चीज जमीन पर हो रहा है। डेयरी, डेयरी मतलब गाय भैंस बकरी आप पाल रहे हैं, वहां से आप लोग जीवन चला रहे हैं। और उसके बाद क्या हो गया, एक फार्मिंग वगैरह जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो ये सब सारा जो एक्टिविटी है वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर जो इसी, अब जैसे मान लो गाय ने दूध दिया, अब गाय का तुमने पनीर बना दिया, मान लो, ठीक है, क्या बना दिए, पनीर बना दिए। तो पनीर किसके अंदर आ गया, एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में। अब वही पनीर को ट्रांसपोर्ट करके कंज्यूमर तक पहुंचाया गया और उसको लुप्त उठाया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी सेक्टर। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या आता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्विस। जैसे डॉक्टर इंजीनियर हो गया ना, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो वो सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो किसके अंदर आएगा, कौन से सेक्टर के अंदर, टर्सरी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर बोला गया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, व्हेन गुड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स,
कि गुड्स का प्रोड्यूस होना नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि जो हमारा लैंड है उसे एक्सप्लॉइट करके अगर किया जा रहा है तो हम लोग क्या उसकी किसके अंदर आएगा, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी इन विच मटेरियल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। यहाँ क्या होता है, जो भी गुड्स निकाला जाता है उसको एक तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बोला गया। और थर्डली होता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे देश में एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये एक तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को दोनों को हेल्प करने का बात करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला ट्रांसपोर्ट वगैरह, बैंकिंग फैसिलिटी, लोन वगैरह देना, तो वो सब सारा चीज ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तो आई होप सो एक प्रॉपर एक बोला जाए कि एक रोड मैप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता क्या है। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं, डायरेक्टली यूज करते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्स को और उससे कहीं ना कहीं हम कुछ पैदावार करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या पैदावार करते हैं उन सारी चीजों को देख लेते हैं। देखो ये सब सारी चीजें जो है वो एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। जैसे मान लो कि कोई कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कर रहा है, कोई कॉटन उगा पा रहा है, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, इट टेक्स प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन। सिंपल सी बात है कि क्रॉप सीजन के समय में क्रॉप का उत्पादन होगा। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर लाइक अ रेनफॉल, सनसाइन एंड क्लाइमेट, है कि नहीं। हम लोग हर एक चीज जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें नेचर का बहुत बड़ा पार्ट रहता है और उनकी डिपेंडेंस इस पर बढ़ जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है और ज्यादातर ये रेनफॉल पर डिपेंड नहीं रहता, सनराइज पर डिपेंड नहीं रहता और क्लाइमेट पर। क्यों, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, कि कॉटन जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है वहां पर, when we produce goods by exploiting natural resource it is an activity of primary sector। तो वो कौन सा एक्टिविटी हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर का। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए जमीन के यहाँ पर गाय चर रही है, ठीक है, या फिर बोला जाए यहाँ पेड़ पौधा लगाया जा रहा है, यहाँ फिशरीज हो रहा है, यहाँ पर मुर्गी पालन हो रहा है, मुर्गी मतलब जो आप चिकन वगैरह होता है, यहाँ पर प्लांट पौधा उगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब सारा क्या है, एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब आते हैं सेकेंडरी कवर्स एक्टिविटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स। क्या किया जाता है कि जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि नेचुरल प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल प्रोडक्ट कॉटन, नेचुरल प्रोडक्ट कौन है, कॉटन है। अब ये कॉटन से क्लोथ बनाया जा रहा है, क्लोथ बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है ना। तो वो इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, अब बाद में कपड़े को बेचा जा रहा है कि नहीं, ट्रक से ले जाके, तो वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाएगा। लेकिन जहां क्लोथ बनाया जा रहा है वहां वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो आई होप सो ये दोनों कंप्लीट होगा। देखो अब सबसे जो मेन रोल प्ले किया है ना हमारे इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी होने के बाद, आज़ाद होने हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो बहुत हालत खराब था हमारे देश का और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे या फिर बोला जाए प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। तो बोला जा रहा है दिस एक्टिविटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, कि वो क्या करता है, हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ताकि और ज़्यादा जो फल फूल सके हमारा सेक्टर, जो भी तीनों सेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करता है, हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करता है। अब जैसे मान लो आपको एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, हवाई जहाज से हो रहा है या शिप से हो रहा है, तो वो कहाँ से होगा, अगर जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिर वो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होगा, है कि नहीं। तो मैन्युफैक्चर भी होना जरूरी है और एक तरीके से रॉ मटेरियल भी निकालना जरूरी है। तो एग्जांपल जैसे दे लेते हैं इसमें हम लोग क्या, ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी एंड नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय अ ट्रक, है कि नहीं। सिंपल सी बात है भाई, गुड आपने क्या करा, गुड्स आपने बनाया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, ताकि वो होलसेलर और रिटेलर के पास पहुंच सके। होलसेलर और रिटेलर, होलसेलर जो थोक में सामान रखता हो, जब लार्ज अमाउंट में सामान रखता हो, और रिटेलर जो जैसे दुकानदार वगैरह होते हैं, कौन होते हैं, दुकानदार होते हैं। तो वो सब सारा बहुत अच्छे तरीके से अपना फायदा उठाकर चलते हैं। अब आता है स्टोरेज, तो इसी का एग्जांपल है कि स्टोरेज, अब जैसे कोल्ड स्टोरेज रखे होगे, गोडाउन रखे होगे, तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। अब आते हैं कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, तो मोबाइल फोन्स वगैरह क्या कर रहा है, वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग मान लो, अब बैंक है, अब बैंक से लोन ले रहा है कौन, कोई फैक्ट्री वाला लोन ले रहा है, कौन, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री वाला लोन ले रहा है। अब फैक्ट्री वाला अगर लोन ले रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलेंगे
कि वो किसके अंदर आ रहा है, बैंकिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो बैंकिंग वाला क्या करता है, बैंक वाला क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फैक्ट्री वाले को, या फिर बोला जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर प्राइमरी सेक्टर को, दोनों को। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है टर्सरी सेक्टर का। अब यहाँ पर एक सवाल आया है, अब सवाल क्या है भाई, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, है कि नहीं। हम लोग क्या कैसे काउंट करते हैं वेरियस, हमारे यहाँ तो अब बोला जाए कि बहुत सारा गुड्स होता है भाई, बहुत बहुत लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरीके से काउंट किया जाए कि हमारा ये पता चल सके कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, किसका, गुड्स और सर्विस का, गुड्स एंड सर्विस का कितना प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका पता कैसे लगाएं, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से मैंने शुरुआत करा है। जैसे मान लो कि 10,000 kg ऑफ व्हीट सोल्ड किया गया, मान लो कि 10,000 kg जो गेहूं है उसे बेचा गया है 20 रुपये पर केजी पर, तो उसका टोटल दाम कितना हो गया, 2 लाख। एंड द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट, और 5,000 कोकोनट बेचा गया है, उसका वैल्यू अगर 15 है तो यहाँ पर क्या होगा, 75,000। तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड देन एडेड। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वैल्यू, मान लो कि प्राइमरी सेक्टर में इतना वैल्यू क्रिएट किया गया, उसको ऐड कर लिए, फिर इसको ऐड कर लिए, तो सबको ऐड करते चलना है। जैसे मान लो कि प्राइमरी में प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्सरी सेक्टर हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी में मान लो कि 5 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद मान लो कि सेकेंडरी में 10 लाख करोड़ का हुआ है, उसके बाद टर्सरी में मान लेते हैं कि 12 लाख करोड़ का हुआ। तो सबको जोड़ देंगे तो हम लोग एक तरीके से ये निकाल सकते हैं कि हमारे देश में यह टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना है गुड्स और सर्विस का। देखो यहाँ पर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विस दैट प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी अकाउंटेड इन द सेंस ओनली इंक्लूड अ फाइनल गुड्स। एक बात याद रखना है कि हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस ही काउंट करेंगे। जैसे मान लो कि आप फ्लोर मतलब क्या हो गया, आटा हो गया। अब आटा से आपने मान लो कि रोटी बनाया, ठीक है, अब रोटी का दाम आपने काउंट कर लिया, ठीक है, और रोटी का दाम आपने काउंट कर लिया, तो क्या फ्लोर का दाम भी काउंट करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब जो फाइनल, जो चीज कंज्यूम किया गया है, जो चीज हम खपत किए हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे एक तरीके से वहां पर, कि वो क्या है, कि हमारा फाइनल गुड्स और वही काउंट होगा हमारे बोला जाए इकोनॉमी में। ठीक है, तो आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होंगी। अब आते हैं कि थोड़ा सा, अब बोला जा रहा है कि क्या ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या निकलता है। तो यहाँ बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अभी समझें कि जैसे अभी वीट, अभी फ्लोर के बारे में लिए, अब वीट और एक फ्लोर ले लेते हैं। फ्लोर मतलब आटा, अब यहाँ पर रोटी, चपाती, जिसको हम लोग थोड़ा सा रोटी बोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज समझना जरूरी है। अगर मान लो कि वीट में अगर 100 रुपीज का वीट बेचा गया यहाँ फ्लोर मिल को, मिल वाले को, ताकि वो फ्लोर में क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, तो ये 200 टोटल इसका कॉस्ट हुआ, फिर ये इसको बेच दिया 200 में, और ये 300 में लोगों को खिलाकर एक तरीके से ये अपना रेस्टोरेंट चला रहा है। तो हम लोग इकोनॉमी में क्या ऐड करेंगे, तीनों ऐड करेंगे क्या, कि नहीं ना, हम लोग तीनों, क्योंकि ये तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया है कि नहीं, ये किसके अंदर आ गया, प्राइमरी सेक्टर, ये किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया, और ये टर्सरी सेक्टर के अंदर है। क्यों, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग काउंट किसको करेंगे, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो काउंट हम लोग सिर्फ इसको करेंगे क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हम लोग ये वाला जो है, ये दोनों एक तरीके से हम लोगों ने इसमें ही इन्वॉल्व कर इसे एक तरीके से फाइनल गुड्स मान लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स, ये काउंट होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या बोला गया है कि व्हाट डू मीन बाय द जीडीपी। अब जहाँ जीडीपी का मतलब क्या होता है, अब देखो जीडीपी का मतलब समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा। क्या होता है यहाँ पर, द सम ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स गिवन इज कॉल्ड अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि जितना प्राइमरी सेक्टर ने उत्पादन करा, जितना सेकेंडरी सेक्टर ने करा, जितना टर्सरी सेक्टर ने करा, अगर इन तीनों के उत्पादन को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग वो निकाल लेंगे क्या, जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, देखो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया गया, मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाया गया है या बेचा गया है, उसकी जितनी वैल्यू है
उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री, हमारे देश का फिजिकल बाउंड्री का मतलब है कि हमारे देश के बॉर्डर के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस बनाया गया है और उसकी जितनी वैल्यू है तो उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। और वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को मिलाकर करते हैं। तो आई होप सो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल चेंजेस पर, क्या हमारे देश में कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर पहले कितना था, सेकेंडरी सेक्टर कितना था, टर्सरी सेक्टर कितना था, मतलब तीनों कैसे चेंज हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में। तो यहाँ दो डेटा हम लोग पढ़ेंगे, 1973 और 1974 में क्या कंडीशन था हमारे देश में, और 2013 और 2014 के बीच में क्या चेंजेस आया, मतलब इन सालों के बीच में हमारे देश में जो तीनों सेक्टर्स है, तो हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितना बढ़ा या घटा उसके बारे में। तो देखो हमारे देश का जो जीडीपी था वो उस वक्त कब, जब 1973 और 1973 और 1974 में कितना था, सोचो कि प्राइमरी सेक्टर कितना था, सेकेंडरी सेक्टर कितना था, टर्सरी सेक्टर कितना था। लेकिन अब देखो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर कितना करोड़ हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब क्या हो गया 55 लाख करोड़ का जीडीपी हो गया। अब इतना जो है वो हमारा टर्सरी सेक्टर हो गया, इतना जो हमारा क्या हो गया टर्सरी सेक्टर, मतलब लार्ज पार्ट जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो कितना किसका है, टर्सरी सेक्टर का है। और ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर क्या किया, मीडियम रोल प्ले किया। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था जो आज़ादी के पहले बहुत बड़ा लार्ज स्केल में वो कंट्री के जीडीपी में शामिल हो रहा था, अब वो क्या हो गया एक तरीके से मिनिमम रोल प्ले करने लगा। और सबसे मिनिमम रोल कौन प्ले कर रहा था, एक तरीके से बोला जाए कि हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर याद रखना है तीनों को, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है राइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी बढ़ा 1973 से 1974 से लेकर अगर बोला जाए 2013 और 14 तक, तो तीनों सेक्टर बढ़ा, लेकिन उसमें टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ा। टर्सरी सेक्टर याद रखना है, ठीक है। In the year 2013 or 14, the tertiary sector has emerged as the largest producer sector in India, replacing the primary sector. जो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता था उसको रिप्लेस कर कर क्या क्या हो गया टर्सरी सेक्टर, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो सब ज्यादा हमारे देश में एक तरीके से रोल प्ले करने लगा जीडीपी में। तो आई होप सो ये वाला टेबल कंप्लीट होगा। अब दो टेबल और है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ बोला शेयर्स ऑफ सेक्टर्स की जीडीपी में शेयर्स ऑफ सेक्टर्स कितना है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो एक बात बोला जाए कि यहाँ पर 1973 और 1974 में देखो यहाँ 40% जो शेयर था 19, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर था वो कितना 40% रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर कितना था, देखो 40 से 50 मतलब 10% कर रहा था। 10% कौन कर रहा था, सेकेंडरी सेक्टर। और 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, और 50 से लेकर जो 100 तक है, मतलब ये बोला जो 12% के आसपास ये था। और जो 48% था वो टर्सरी सेक्टर ले रहा था 1973 टू 1974। तो यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन वही 2013 और 2014 के बीच में हमारा प्राइमरी सेक्टर कितना हो गया, प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों का 12% के आसपास में हो गया। यहाँ पर बोला जा रहा है जीडीपी में, मतलब अगर 100 रुपया हमारा देश कमा रहा है तो उसमें से जो 40% है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था 1973-1974 से। और जो 12 रुपया था वो, मतलब इसमें मान लो कि अगर 40 रुपया प्राइमरी सेक्टर से और 12 रुपया सेकेंडरी सेक्टर से और 48 रुपया कहाँ से आ रहा था, 48 रुपीज कहाँ से आ रहा था, टर्सरी सेक्टर से आ रहा था, ठीक है। तो ये 1974 का हालत था। लेकिन 2003 और 2004 में क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर कितना 12% के आसपास में, ठीक है, कि रोल जीडीपी में परसेंटेज, ठीक है, अभी बताऊंगा। उसको सेकेंडरी सेक्टर कितना, देखो 12 से अगर बोला जाए तो यहाँ पर कितना हो गया, ये देखो यहाँ पर 32 हो गया ना, मतलब 20%, एक बार मान लो कि ठीक है 20% हो गया। और टर्सरी सेक्टर बाकी पूरा जितना भी टर्सरी सेक्टर कितना बच गया, 8 बच गया। और 2 1 3 और 4 और 5 मतलब 58% कौन रोल प्ले कर रहा था,
58% रोल प्ले कर रहा था हमारा। 58 और 2 60, 170 और 290 मतलब 68%। तो 68% भागीदारी किसकी थी? 68% किसकी थी? टर्सरी सेक्टर का। तो मतलब क्या हो गया कि अगर बोला जाए इसको जनरली थोड़ा सा थॉटफुल तरीके से सोचा जाए, तो अगर 100 रुपया हमारे देश में आ रहा था उस वक्त, 100 रुपीज अगर आ रहा था, तो 2013 और 14 में उसमें 12 रुपया प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, 20 रुपया सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा था, और जो 68 रुपीज आ रहा था वो हमारा टर्सरी सेक्टर। तो देखो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा कितना इंक्रीज किया। ठीक है, अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी कौन कौन दे रहा था, नौकरी कौन सा सेक्टर ज्यादा दे रहा था, कौन सा। तो 78% नौकरियां कौन दे रहा था? प्राइमरी सेक्टर दे रहा था। कब? प्राइमरी सेक्टर दे रहा था 1977 और 1978 में। कहा? 1978, 77, 1978। ठीक है, 71% नौकरी प्राइमरी सेक्टर, 11% नौकरी सेकेंडरी सेक्टर और 18% नौकरी टर्सरी सेक्टर। किसमें? इसमें सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्सरी सेक्टर का। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो है मतलब 2017 और 18 का डेटा के अनुसार 44% जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 44 लोग 44 लोग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं। 25% जो है वो लेबर वगैरह में इन्वॉल्व है या फिर सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और जो 31% एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पर? सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा चेंजेस आ रहा है, टर्सरी सेक्टर कितना चेंज किया है कि नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारा इकोनॉमी है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर पर फोकस था, अब वो धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस होने लगा। तो आई होप सो ये पूरा डेटा आपको कंप्लीट होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है आप लोगों को। अब आता है थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट स्लाइड है। इसमें बोला गया है व्हाई टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, कि हमारे देश में टर्सरी सेक्टर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा। तो देखो 4 चीज़ें बताया गया यहाँ पर, मैंने बताया 1, 2, 3 और 4। ठीक है, बोला गया है कि हमारे देश में जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ा, हॉस्पिटल बढ़ा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, टेलीग्राफ बढ़ा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़ा, डिफेंस बढ़ा, बैंक बढ़ा, इंश्योरेंस बढ़ा, तो इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ते चली गई, और जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ते चली गई तो उसी के हिसाब से क्या हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर्विस देने का है हमारे डेवलपिंग नेशन में उसका भी बढ़ोतरी हो गया। इसलिए सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा, क्योंकि हमारे देश में उस वक्त पॉपुलेशन भी उतने स्टेडी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा था जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रो किया। ठीक है, दूसरी बात, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। सिंपल सी बात है कि हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पर थोड़ा बहुत फोकस किया, इसकी वजह से थोड़ा सा सर्विस सेक्टर भी डेवलप किया गया। ठीक है, एंड ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, और जितना हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा उतना हमारा सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा, और ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर अगर बढ़ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है, मतलब खेतों में पेड़ पौधे में ज़्यादा अनाज उगाया जा रहा है, सारी चीज़ किया जा रहा है, तो उससे सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है। थर्डली बोला गया इनकम लेवल राइज हुआ है। हमारे देश में जब इनकम लोगों का बढ़ा तो वो क्या, जब बाहर जाके खाने लगे, टूरिज्म बढ़ गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में शॉपिंग करने लगे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजने लगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया जाने लगा, तो इसकी वजह से ये सब सर्विसेज वगैरह जो था, जो ऑर्डिनरी सर्विसेज वगैरह वो बढ़ गया। और अब तो और कि जब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है कि नहीं, कोविड के बाद तो टेक्नोलॉजी और हो गया, मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर का जो दिन था, आज मैं यूट्यूब पर ऐसे पढ़ा पा रहा हूँ। तो इसका वजह क्या है कि आज सर्विस में दे पा रहा हूँ आप लोगों को ऑनलाइन ज़्यादा रीच करने के लिए, है कि नहीं, ताकि सारे लोग, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग देखोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला गया कि न्यू सर्विस सच एज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर बढ़ा है, इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर बढ़ा, उसकी वजह से भी डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश में। तो ये 4 रीजन्स हैं जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर हमारे देश में बढ़ा है। तो आई होप सो ये कंप्लीट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला है, और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा है और आप लोगों को आपको मज़ा आया होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, सेकंड जो पार्ट होगा वो बहुत जल्दी आएगा, और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जो भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और एक बार अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और स्काईनॉमिक्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।